विवेक और भावना दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं और हर पति पत्नी की तरह वो भी बच्चे चाहते हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। भावना, मना मत करना, मुझे एक और उम्मीद मिली है। सुना है वो 100 साल की है और उनसे बेहतर कोई भी जादू बिटिया के बारे में उतना नहीं जानता है। ये तो अच्छी बात है जी, मैं मना क्यों करूंगी? आप जब कहोगे हम तब चलेंगे। ऐसे एक दिन समय निकलकर भावना और विवेक उस वैद्य के पास जाते हैं। वो वैद्य जो जाड़ी बुटी की दवाई उन्हें देते हैं, उसकी मदद से कुछ ही दिनों में भावना गर्भवती होती है। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। सच में वो वैद्य किसी जादूगर से कम नहीं है। अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम उसी वैद्य के नाम पर रखेंगे। अगर लड़की हुई तो मेरी पसंद का नाम रखेंगे। जैसी आपकी मर्जी, बस तुम ऐसा खुश रहो। तब से विवेक और भावना खुश रहने लगते हैं और वक्त पर हॉस्पिटल जाकर अच्छे से इलाज कराते रहते हैं। देखते ही देखते समय गुजर जाता है और भावना के डिलीवरी का समय हो जाता है। विवेक वक्त पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। सब अच्छे से होता है, लेकिन ऑपरेशन करके बाहर आने के बाद डॉक्टर विवेक से ऐसा कहता है, माँ ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। ये क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब? हमने सब कुछ अच्छे से किया था और हर स्कैनिंग में बच्चा स्वस्थ था। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए सर जी, हम डॉक्टर्स हैं, जो है सो है। आपके ऐसे गुस्सा होने से वो वापस नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए डॉक्टर्स विवेक को उसका बच्चा लाकर दे देते हैं। विवेक अकेला ही रोते हुए जाकर अपने बच्चे को जंगल में मिट्टी के नीचे ढककर वापस अपनी पत्नी के पास आता है। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी विवेक को एक फोन कॉल आता है। क्या मैं विवेक जी से बात कर रहा हूँ? अगर आप विवेक है तो मैंने सुना है कि आपने जंगल में अपने बच्चे को दफनाया है। वो जगह घरों के बहुत करीब है। अगर कोई जानवर उसे गांव में लेकर आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। ऐसे कहते हुए विवेक अपनी पत्नी को बात बताकर बच्चे को वहाँ से निकलने के लिए चला जाता है। विवेक धीरे धीरे से और बड़े प्यार से अपने बच्चे को बाहर निकाल रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी थी। उस मिट्टी को हटाते वक्त विवेक को पता चलता है कि बच्चा अभी जिंदा है। तभी वो अपने बच्चे के मुंह से मिट्टी निकालता है। तब बच्चा धीरे धीरे से सांसें भी लेने लगते हैं। विवेक जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागता है और डॉक्टर्स उसका इलाज करना शुरू करते हैं। विवेक और भावना फिर से खुश हो जाते हैं। आप इन डॉक्टर से कुछ मत कहना, हमारा बच्चा ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भावना अपने पति से डरते हुए ऐसे कहती है। विवेक भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो बच्चा सच में मर जाता है। इस बार विवेक और भावना पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे ही ये बात उनके रिश्तेदारों को पता चलती है, वो सब हॉस्पिटल के सामने आकर झगड़ा करते हैं और ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। डॉक्टर्स हो या फर्जी डिग्रीज लेकर बैठते हो, बाहर निकलो। ऐसे दबाव डालकर
पूछने पर कुछ बड़े लोग आकर हॉस्पिटल से सारे डॉक्टर्स को निकाल देते हैं और उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब अब वो कहीं पर ना नौकरी कर सकते हैं और ना ही खुद का हॉस्पिटल चला सकते हैं। मुझे पता है आपके दुख। इस वक्त आपके अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। मैंने सबको निकाल दिया है। अब उनकी डिग्रीज किसी काम की नहीं है। उन लापरवाह डॉक्टर्स को उनकी सजा मिल गई है, लेकिन वो मासूम बच्चा तो लौटकर नहीं आएगा ना। इसलिए चाहे जो भी हो और कोई भी हो, हमें ये सब कुछ पता है का गाना छोड़कर औरों से भी एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। जान बचाने वाले ही लापरवाह हो तो आम इंसान किस पर भरोसा करेगा। संजू एक बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का है। हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है और दूसरों का भी ख्याल रखता है। संजू का एक बड़ा भाई अजय जो थोड़ा सा लालची है और ये कभी भी नहीं सोचता है कि सामने कौन है। छोटे भाई, हमारे पेड़ों पर आम अब अच्छे होने लगे हैं। मैं आज आम तोड़कर कल से ही व्यापार शुरू करने वाला हूँ। सही सोचा भैया, हमारे पास सिर्फ 4 पेड़ है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। आप आम तोड़ो, मैं बाजार में अपनी दुकान साफ करके आता हूँ। ऐसे कहते हुए संजू बाजार में उनकी एक छोटी सी दुकान को साफ करने के लिए जाता है। यहाँ पर अजय सारे अच्छे और पके हुए आम तोड़ लेता है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर सारे आम दुकान में अच्छे से रखते हैं। मेरी दुकान तो सेट हो गई। अब तू बता छोटे, तू क्या सोचा है? तू होशियार है, तूने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। वो बात सुनते ही संजू का एक बड़ा झटका लगता है। दोनों भाई साथ में मिलकर व्यापार करने के लिए सोचा तो बड़े भाई ने सरप्राइज दे दिया है। दुखी होने के बावजूद भी संजू अपने आप को संभालकर मुस्कुराते हुए ऐसे कहता है, हाँ भैया, सोचा है ना, अब चिंता मत कीजिए। ऐसे कहते हुए संजू सीधे आम के पेड़ों के पास जाता है। वहाँ पर सिर्फ थोड़े से आम थे, वो भी कच्चे आम। उन्हें देखकर संजू व्यापार करने की उम्मीद ही छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है। संजू भैया, मुझे एक आम तोड़कर दो ना। कच्चे आम पर मिर्च और नमक लगाकर खाने पर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है कहकर संजू उस लड़की को 2-3 आम तोड़कर देता है। उसके बाद उसे व्यापार करने का एक नया ख्याल आता है। इसलिए वो घर जाकर अपने पिताजी की पुरानी साइकिल को ठीक करवाकर कच्चे आम बेचने लगता है। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम, खट्टे मीठे कच्चे आम ले लो। ऐसे कहते हुए गांव की गलियों में और ठंडे पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों को कच्चे आम काटकर 1-2 रुपए में एक टुकड़ा बेच रहा था। 1-2 रुपए तो हर किसी के पास होते हैं, इसलिए सब लोग संजू के कच्चे आम खरीद रहे थे। ऐसे ही कच्चे आम बेचते बेचते संजू अपने भाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तब दोनों भाई एक दूसरे से अपने व्यापार के बारे में बात करते हैं। अरे छोटे, कैसे चल रहा है व्यापार? सब ठीक तो है ना? अगर मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ तो बता दे।
सच में मदद मत मांग लेना। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। 1-2 रुपए से व्यापार कर रहा हूँ, मुझे क्या होगा भला। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते हुए संजू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अजय ये बात जानकर मन ही मन में बहुत खुश होते हैं कि वो 50 रुपए किलो आम बेच रहा है और उसका भाई 1-2 रुपए कमा रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि वो 1 किलो में जितने आम बेचकर पैसे कमाता है, संजू एक ही कच्चा आम बेचकर उससे ज्यादा पैसे कमाता है। सच में मेरा छोटे भाई बहुत बोला है। जो भी हो, मुझे क्या, कमाई हुए पैसों से शॉपिंग करके आता हूँ। जब बाकी के आम बिक जाएंगे तब इन पैसों को संभाल कर रख लूंगा। ऐसे कहते हुए अजय हमेशा की तरह अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है और छोटा भाई संजू अपने पैसे बचा कर रखता है। शिपिंग करके सारे पैसे खत्म करने के बाद जब अजय अपनी दुकान पर वापस आकर देखा तो सारे आम पककर काफी देर होने की वजह से खराब हो गए थे। ये क्या हो गया? मैं इन आमों को बरों से दुकानदार से उधार भी लेकर आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा? ऐसे कहते हुए बड़ा परेशान होकर घर लौटता है अजय। अपने बड़े भाई को ऐसे परेशान देखकर पूछने पर अजय सारी बात बताता है और उसे फिर से फंसाने की कोशिश करता है। नहीं भैया, अब मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ना बोला हूँ और ना ही बेवकूफ। मैं तो आपके बड़े होने की इज्जत करके चुप रहता हूँ। इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। जो खरीदा है वो सामान लौटा दो। ऐसे कहते हुए संजू अपने कच्चे आम बेचने के लिए जाता है। अपने छोटे भाई को बेवकूफ समझने वाला अजय अब अपनी बेवकूफी हरकतों की वजह से शर्मिंदा होता है और जाकर सारा सामान लौटाकर अच्छे से रहने लगता है।